नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है विस्तार पर फिर कवायद। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर विस्तार पर कवायद तेज हुई है। कल रात भी हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जी की मुलाकात बीडी शर्मा से हुई है। इस बीच खबरें कई तरह की आ रही। खबर यह भी आ रही है कि ऐंदल सिंह कंसाना के यहां कुछ मंत्रियों की जो मंत्री बन सकते हैं उन लोगों की बैठक हुई है और बैठक के बाद कहीं ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो आनंद फानन में दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। रात को भी चर्चा चलती रही। शिवराज जी और बीडी शर्मा के बीच में चर्चा होने की बात कही जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि लगभग सूची तैयारी है और सूची को लेकर किसी भी वक्त दिल्ली जा सकते हैं। जैसे ही दिल्ली आलाकमान से समय मिलेगा मुख्यमंत्री और वहां जाकर फिर इस पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन मोहर कब लगेगी, यदि अभी हम ताजा हालातों को समझ लें तो ये साफ नजर आ रहा है कि आसान नहीं है, क्योंकि दावेदारों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन साथ ही ये भी समझ आ रहा है कि आसान करना और आगे मंत्रिमंडल का विस्तार करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वो चेहरे जो पुराने चेहरे हैं वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाए, पर किस किस को जगह दें, इस बात को लेकर थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब जुलाई माह में ही होगा और उससे पहले राज्यपाल की नियुक्ति होगी कि आखिर कौन प्रभारी राज्यपाल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके को यह जिम्मा मिल सकता है और वो आकर फिर जिम्मेदारी निभाएंगी और मंत्रिमंडल विस्तार पर शपथ दिला सकती है। तो इंतजार करिए। लेकिन एक बार फिर कवायद देखने को मिली। इस बीच में खबर यह भी है कि तेजी से कई पुलिस अफसर बदले गए। पुलिस अफसर बदलने का कारण भी उपचुनाव है। तो चलिए समझते हैं। संदीप मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप से समझते हैं। संदीप, एक बार फिर दिखाई दे रहा है मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें तेज हैं। हमने देखा कि कल शाम भी तेजी से घटनाक्रम बदला था। अचानक खुद नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है, बीडी शर्मा से मुलाकात किए थे। और इसको इससे जोड़कर क्या देखा जा सकता है संदीप? बिल्कुल देखा जा सकता है। प्रदेश की सियासत लगातार कहीं न कहीं सियासी घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। कल पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मंत्रालय में जाकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। फिर उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शाम को मुलाकात की बीडी शर्मा से। अचानक उनका फोन आया उनके निवास पर और फिर अचानक आनंद फानंद में उनको बुलाया गया। और इस बीच भी एक और भी बात बताना चाहूँ कि पूर्व विधायक ऐंदल सिंह कंसाना के निवास पर कुछ विधायकों की बैठक आयोजित की गई थी, गुप्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी देखने को मिली। तो इस तरह से लगातार राजनीतिक घटनाक्रम है जो बदलता चला जा रहा है। लगातार राजनीतिक परिवेश बदलते चले जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार कुछ न कुछ बदलाव देखा जा रहा है। अब जिस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो संभावित दावेदारों की मंत्रियों की लिस्ट है वो दिल्ली लेकर के जाएंगे और वहां से मुहर लगने के बाद फिर यहां पर मंत्रियों की शपथ दिलाने की तारीख को निर्धारित किया जाएगा। तो एक कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके पहले काफी उलझने हैं। उसके अलावा भी मैं एक और भी बात बताना चाहूंगा, जैसे कि यहां उपचुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी भी यहां एक बड़ा दांव खेलने जा रही। भारतीय जनता पार्टी को आपस में उलझाने की यहां पर कांग्रेस पार्टी रणनीति अपना रही है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में जबकि उनके पास विधायक नहीं है, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाने की योजना बना रही, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ताकि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी उलझी रहे। क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ वोट निरस्त हुए थे, एक वोट भी निरस्त हुआ था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के अंदर एक छेद दिख रहा है जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उलझाए रखने की यहां कांग्रेस पार्टी ने भी रणनीति अपनाई है ताकि बीजेपी आपस में उलझी रहे और उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस अपनी जुटी रहे। तो एक नए नए तरह के यहां पर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए संदीप, आप बने रहिए मेरे साथ। और आप जो कह रहे हैं कि सेंध लगाने की तैयारी है, राज्यसभा में लगा, ऐसा सवाल भी खड़े हुए जब एक क्रॉस वोटिंग हुई। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव सामने है और जिनने क्रॉस वोटिंग किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना, क्योंकि वो दलित नेता है। दलितों की राजनीति पर इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। मेरे साथ दो मेहमान जोड़ रहे हैं, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। चेतन जी, एक बार फिर कवायद तेज दिखाई दे रही है और होना भी है। लंबे समय से इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का, लेकिन ऐसे में ऐंदल सिंह कंसाना के घर बैठक होना, कुछ लोगों का वहां पहुंचना, क्या उसको इससे जोड़कर देखा जाए? देखिए, किसी भी सरकार के कैबिनेट का गठन ये महत्वपूर्ण पहलू है
और लगातार कुछ ना कुछ कारणों के कारण और हमको लगता है कोरोना के कारण ज्यादा यह प्रभाव रहा कि हम समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। और अभी राज्यसभा चुनाव का इंतजार हो रहा था कि राज्यसभा के चुनाव हो जाए, उसके पश्चात सरकार की कैबिनेट का गठन हो जाए। निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया अंतिम प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश की सरकार का अपना पूरा मंत्रिमंडल आकार लेगा और जनता के और प्रदेश के विकास के लिए अपने काम करना प्रारंभ कर देगा। जहाँ तक रही संगठन की कवायद, तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक चरैवती का एक फार्मूला है। लगातार चलते रहना, निरंतर कार्य करते रहना, यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। बैठक के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के दौर में हमको सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है और इन सब चीजों को पालन करते हुए संगठन की कवायद, संगठन के कार्य क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक विस्तार का रूप हो, चाहे आर्थिक विस्तार का रूप हो, चाहे राजनीतिक आधार का हो, चाहे धार्मिक आधार का, लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, लोगों के बीच में जाकर के काम करता है। संक्रमण के इस दौर में भी लाखों लाख लोगों को बीच में पहुंच करके लगातार, चाहे भोजन कराने का मामला हो, चाहे पानी पिलाने का मामला हो, चाहे वस्त्र बांटने का हो, चाहे लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का मामला, विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हुई। जिस प्रकार की परेशानियां कार्यकर्ताओं के समझ आती गई, लगातार कार्यकर्ताओं ने उन परेशानियों को कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करके, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ऐसी चर्चा भी है चेतन जी की कांग्रेस भी इस तैयारी में है कि अब विधानसभा सत्र शुरू होना है और सत्र के पहले जैसे ही विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद को लेकर आप लोग जाएंगे, चर्चा होगी, उसी बीच में कांग्रेस भी चाह रही कि पच्चर फंसा दिया जाए। कांग्रेस क्या फंसाएगी? वो तो देश में फंसी पड़ी है। उसको तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों पर ही भरोसा नहीं है। जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक विचारधारा को अपने देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं हो तो लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे? आपने देखा, हमने सब लोगों ने देखा कि घर से 24 लोग चले गए, इनको पता नहीं पड़ा। घर से इतनी बड़ी संख्या में विधायक चले गए, इनके यहाँ पत्ता नहीं हिला। तो मुझे लगता है जहाँ अंतर विरोधों की राजनीति हो, जहाँ अपनों से ज्यादा कहीं ना कहीं अपने परिवार को स्थापित करने की होड़ मची हो, कहीं विचार नहीं है, कहीं राजनीतिक दल नहीं है, कहीं राजनीतिक सोच के साथ काम करने की अपनी मनोवृत्ति नहीं है, सब लोग अपने बच्चों को स्थापित करने की वजूद में लगे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि एक इनकी बनी बनाई सरकार इस तरह से इन्होंने खो दी। दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। और एक बार फिर मंत्रिमंडल की कवायद तेज है। हालांकि ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला, आप भी यही कहेंगे, लेकिन इंदल सिंह कंसाना के घर बैठक बड़ी चर्चा में और आप लोग चर्चा में ला भी रहे हैं। चर्चा में कांग्रेस तो लाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे देखिए, चर्चाओं में ही बंद के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अभी चेतन जी बड़ी बातें कर रहे थे कि 24 चले गए, 22 चले गए और कांग्रेस पार्टी और दुनिया की। भैया, मेरे देश की सीमाओं में आदमी घुस आए, मेरे देश के सैनिकों को उठा के ले गए, सैनिकों को मार दिया, वे शहीद हो गए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि कोई नहीं घुसा। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं, हम उनको वापस खदेड़ देंगे। फिर मजबूर होके लेके हमने देश के सामने नतमस्तक होके, देश की सेना के शौर्य के कारण नतमस्तक होके हमारे सैनिकों को वापस किया। सब बातें पूरे देश ने देखी। तो सत्यता सब जानते हैं कि कहाँ कितना सजग रहना चाहिए और कितना कौन सजग है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायकों को आप ले गए थे, वो षड्यंत्र पूर्वक आपने खरीद के ले गए। अब यदि कोई बिकी गया है और बिकने की सोच ली है और किसी ने गद्दारी की सोच ली है, तो उसको ना कोई रोक सकता है, ना उसको कोई मना सकता है। उनका कर्म, उनका नैतिकता सब उनके साथ है। जनता उनको उनका जवाब देगी। उन्होंने जनता के वोटों को बेचा है, उन्होंने लोकतंत्र को बेचा है, संविधान को बेचा है। अब रही विधान आपके मंत्रिमंडल की बात, तो आपने सौदा किया है। आपने 10-12 सिंधिया जी के लोगों से सौदा किया है और 2-4 वो जो सिंधिया से हटके हैं। अब आपको ये 10, 12, 15 जितने भी बनाने हैं, मंत्री बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो उसका खामियाजा आपको अभी आने वाले उपचुनाव में दिखाई देगा। वैसे भी जनता आपके लिए तैयार बैठी है कि आइए, आपने हमारी बोली लगाई है। अब फिर से देखते हैं कि आप किसको कितने में खरीद के कितने लोगों को जिता पाते हैं, क्योंकि उनको कोई भारतीय जनता पार्टी ने नेता नहीं बनाया उस क्षेत्र में, या ईमानदारी से कांग्रेस ने नेता नहीं बनाया क्षेत्र में। नेता बनता है, नेतृत्व बनता है जनता के माध्यम से।
जनता तय करती है कि हमारा कौन नेतृत्व करेगा, कौन हमारे लिए लीड करेगा। वो उसको अपना ताकत देती है, अपना समर्थन देती है और अपने क्षेत्र में खड़ा करती है। यदि वो जनता को ही बेच दे तो जनता क्या उससे कभी भविष्य में उसके चेतन साथ जी, आएगी? जनता इंतजार कर रही है आपका। आप मंत्रिमंडल विस्तार भी कह रहे हैं कि शायद शीघ्र होगा, दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारियां भी देखी जा रही है, लेकिन दुर्गेश जी जो कह रहे हैं उसको भी आप सुन रहे होंगे। जी, जो लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें, जो जनता की वोट लेकर के बात करते हैं, हमेशा इस देश में एक परिवार ने इसे 100 करोड़ जनता की पीठ की आड़ लेकर के तो छुरा भोंकने का काम किया है। आप अपने परिवार में अपने उन नेताओं को जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई, आप इतने एरोगेंट हो गए कि आप उस नेता को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिन नेताओं की ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता ने उनको नेता बनाया है, लेकिन जनता की जन अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होगी तो उस क्षेत्र का नेता कहां जाएगा, क्या करेगा? कैबिनेट में शामिल है लेकिन निर्णय नहीं कर सकता है। मैं 2-3 किस्से आपको बताता हूं। आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी ट्रांसपोर्ट परिवहन के मंत्री थे, लेकिन सूची मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह जी जारी करते थे। क्यों भाई, मंत्री क्यों बना दिया अगर आपको अगर ऐसा नहीं करना था तो? कमोबेश यही स्थिति सबकी थी। जहां तक मैंने महसूस किया है इस कांग्रेस के सरकार में, तो कांग्रेस की जो सरकार थी, अब सरकार 3 धुरी पे चलती थी। जब 3 धुरी पे सरकार चलाने वाले लोग होंगे तो उस सरकार का यही हश्र होना हो। वेंटिलेटर की सरकार थी। किस तरह से आप कहते हो, आपने तो जनता के साथ मजाक किया था। आपने किसानों की कर्ज माफी की बात लेकिन की, आपने चेतन जी ऐसी बड़ी तेजी से चर्चा है कि अंदल सिंह कंसाना के यहाँ जो बैठक हुई है, उन्होंने भी ऐसी खबरें आ रही है कि उन्होंने भी कहा कि वेंटिलेटर पर ले आएंगे हम यदि जल्दी नहीं हुआ तो। ऐसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे जी। अंदल सिंह कंसाना के यहाँ भी कल कुछ विधायक मिले देरी होने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में, और उन्होंने कहा है, अंदर ही बातें हुई कि जल्दी नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर पर आपकी सरकार भी आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वेंटिलेटर पर जो लोग लाना चाहते हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं होता। और मैं पहले भी कहता था, फिर से कह रहा हूँ मनोज जी, कि सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। आप दिन रात सपने देखिए, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मजबूती के साथ अपने पांव जमा रही है और मजबूती के साथ हमने राज्यसभा में भी दूसरी सीट जीती है। जो लोग 132 विधायकों के फ्लोर टेस्ट की बात करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते हुए कभी चैलेंज किया करते थे, वो फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं कर पाए। गोपीलाल जाटव के बारे में क्या कहेंगे जी? गोपीलाल जाटव के बारे में क्या कहेंगे? गोपीलाल जाटव जी ने सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी नेतृत्व को अपनी सफाई दे दी है कि मैंने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उनकी सफाई से संतुष्ट है, इसलिए सारे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। दुर्गेश जी, आदरणीय राज्यसभा चुनाव में आगाज हो चुका है। बता दिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों ने कि नहीं, लोकतंत्र का वो भी सम्मान करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लोकतंत्र के लिए, कि उनके घर परिवार ने कभी अपनी कहते हैं अपना योगदान नहीं दिया होगा। निश्चित ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के संग गलती से ही जुड़ गए हैं, पर जुड़े हुए जो लोकतंत्र के लिए आज भी चिंतित हैं। इसीलिए एहसास एक ने कराया है। आने वाला समय देखते जाइए, एक के अनेक होंगे, इनकी कलई खुलेगी। तो जो आज इनकी बातें कर रहे हैं, तो जो इनके मालिक इन्होंने नए बनाए ना खरीद के, उन्होंने चैलेंज दिया, किसी और ने चैलेंज नहीं दिया। जो इन्होंने अपने घर में गद्दारों को बैठाया है ना, उन गद्दारों ने बताया है कि हमारे खून में गद्दारी है, बिकते हैं और बिकवाना और बेचना जानते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह है कि कोई वहां पर अब खरीदारी को बोली लगाने नहीं जा रहा। सिर्फ अंतरात्मा से यदि जिसको विद्रोह करना है, जिसको नाराजगी दिखाना है, दिखाए। आज इससे कुछ दिन पहले इनके घर के, इनके वरिष्ठ लोगों ने, इनके गुरुओं ने, गोपाल भार्गव जी ने, विजय शाह जी ने, मैं नाम ले रहा हूं, इन लोगों ने बैठक करके एहसास कराया यदि इन्होंने गलती करी तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। गोपाल भार्गव जी को कोरोना बीमारी के पीड़ित बताकर मंत्रिमंडल में नहीं लिया। अब अभी तो विस्तार ही नहीं हुआ, हो सकता है कि ले लें उस आदरणीय प्रथम जो मंत्रिमंडल विस्तार था, ये खुद माननीय गोपाल भार्गव जी के वर्ड्स हैं। ये पत्रकार महोदय ने सोशल मीडिया पे डाले थे जी, और फिर उसको हटाया भी। मेरे पास पूरी उसकी जानकारी है।
उन्होंने खुद कहा कि मुझे कोरोना पीड़ित बताकर मुझे मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो जो षड्यंत्र करने के आदी हैं, इन्होंने अपने आप ही घर में षड्यंत्र कर, उसका खामियाजा भुगतेंगे। आने वाले समय में देखने वाली बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, ये अपने कितने वरिष्ठों को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने षड्यंत्र पहली बार किया। बाबूलाल गौर जी, सरताज सिंह जी षड्यंत्रकार थे, 70 साल की उम्र। वहीं दूसरे कई ऐसे विधायक और कई ऐसे मंत्री थे जो 70 साल की उम्र के दायरे में आ रहे थे, उनको नहीं हटाया। आज फिर वो दायरा और फिर वो चेतन जी, आप सुन रहे हैं दुर्गेश जी को, सभी बातों पर नजर लगी हुई है कांग्रेस की, उपचुनाव है सामने। इनकी नजर इनकी पार्टी के विधायकों पे ज्यादा लग गई है और इसीलिए पार्टी दो खंड में बटी हुई दिख रही है। और अच्छी खासी सरकार किस तरह से औंधे मुंह गिरी है कि फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं कर पाई, इनकी नजर ऐसी ही लगती है। जहां तक कांग्रेस जितनी बातें करती है, अगर मूल में अगर आधे चरित्र को भी चरितार्थ कर ले तो इसकी ये दुर्गति आज प्रदेश से लेकर के देश में नहीं होती। लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए है वो डीएनए हमेशा मिलावट का है और हमेशा गद्दारों का भरा रहा है डीएनए। इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं के वर्जन और बयान आते हैं जो माँ भारती और वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते, उनका यही असर होना चाहिए। और आज यदा कदा लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इस कांग्रेस को भूलना चाहती है। और मुझे लगता है कि देश की 130 करोड़ जनता बहुत जल्द कांग्रेस के इस सपने को साकार करेगी कि हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त एक राजनीतिक दल होगा, जिसका कांग्रेस के नाम से इस हिंदुस्तान में लोगों की विचारधारा में कहीं भी अता पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे मित्र दुर्गेश से कहता हूं, जो आप कह रहे हो ना, भाजपा में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कम से कम तुमने इस बात को स्वीकार तो किया कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतने अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे लोग थे कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नाक बचाने की, लाज बचाने की बात आई, तब नेता प्रतिपक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में इस हिंदुस्तान का माथा 7 समंदर पार ऊंचा करने का काम किया। हम देश के लिए जीते हैं, हम राजनीतिक दल के लिए जीते हैं, हम विचारधारा के लिए जीते हैं। हम अपने परिवार और अपने बेटों की राजनीति बचाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए राजनीति नहीं करते। समाज सेवा, राजनीति, ये एक सेवा का हमारा माध्यम है। सेवा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से व्यवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करके दिखाया है। चाहे वो प्रदेश का मामला हो, चाहे देश का मामला। एक आरोप लगाने से पहले इतने आरोप आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए दुर्गेश जी, झूठ इस तरह के वक्तव्य जारी करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बात की। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल सरकार में रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी माँ भारती के प्रति आसक्ति से कोई हमको हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। बिल्कुल। दुर्गेश जी क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, मैं एक एक बात का जवाब देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। आप इतिहास उठा के देख लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टेटमेंट देख लें कि उनको भेजने के पीछे निश्चित अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनमें वो कला थी और क्वालिटी थी, देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे, हर जगह रिप्रेजेंट कर सकते थे, उन्होंने किया। पर वहां भेजने के पीछे राजीव गांधी जी का क्या उद्देश्य था, बहुत हल्की बात हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता। पर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतिहास पढ़ लें, उनके बारे में थोड़ी सी जो उनके वक्तव्य हैं, उनको सदन के अंदर बोला हुआ उनका वक्तव्य पढ़ लें। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ वक्तव्य था, वे पढ़ेंगे और जानेंगे तो निश्चित चेतन जी समझ जाएंगे कि कांग्रेस की सोच क्या है। और जो बात आप कर रहे हैं माँ भारती और दुनिया की बातें आप बार बार कर रहे हैं, भैया देश की आजादी से लेकर आज तक का इतिहास गवाह है। देश में सबसे पहले हिंदू पार्टी के नाम पर या हिंदू के नाम पर राजनीति करने वालों ने, मुस्लिम लीग के संग किसने देश के अंदर पहली एक सरकार बनाई समर्थन की, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरी, आप देश के इतिहास को देख लीजिए कि जब देश आजादी का युद्ध लड़ रहा था, देश का हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो किन्होंने चिट्ठियां लिख लिख कर उन आजादी के सैनिकों के खिलाफ काम किया, किन्होंने देश के जिन्होंने देश पर कब्जा कर रखा था उनसे चिट्ठियां लिख के उनसे आर्थिक मदद ली, और तनख्वाह लेकर कौन जी रहा था। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी के पास सारे सबूतों के साथ में पूरे देश को मालूम है। मैं नाम लेके जबरदस्ती में उन लोगों का और यहाँ पर बुरा नहीं करना चाहता। और आज की स्थिति जो मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मान्यता करती आई है। लेकिन दुर्गेश जी, एक छोटा सा सवाल था, क्या विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कांग्रेस की नजर है, ऐसी चर्चा है?
आदरणीय, हर पहले तो विधानसभा जो ये सत्र लाने की बात है, अभी तो वही सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन्होंने उनको कहा है वो खुद वेंटिलेटर पे हैं। राज्यपाल कैसे जब वेंटिलेटर पे हैं तो उन्होंने सत्र की अनुमति दी, मुझे समझ से परे है, पर ठीक है, अब इनके पास सत्र की अनुमति है, हो सकता है सत्र होगा उस समय जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दुनिया के चुनाव की बारी आएगी। हम वहां खड़े हैं बिल्कुल अपनी ताकत के चेतन जी, साथ। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, कब तक मान लिया जाए कि बेसब्री से इंतजार है, मुख्यमंत्री कब दिल्ली जा रहे हैं और विस्तार अब देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सब संगठन में तय होता है और किसी की कैबिनेट के गठन के लिए उसके लिए दिल्ली दरबार में जाकर के हाजिरी लगाने की परंपरा कमोबेश से भारतीय जनता पार्टी में कभी न थी, न है, न रहेगी, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी का मूल है और संगठन की सारी इकाइयां इस मध्य प्रदेश में सक्षम है सारे निर्णय करने में, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना स्वेच्छाधिकार है। मैंने पहले भी कहा था मनोज भाई कि जिस प्रकार का कोरोना का ये काल चल रहा है, जिस प्रकार संक्रमण का दौर चल रहा है, बहुत सारी जटिल समस्याएं, बहुत सारी जटिल परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जब भी उपयुक्त समय आएगा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके बहुत सारे हैंड्स मैदानी स्तर पर जाकर के काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये इच्छा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। संदीप, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। संदीप, क्या कहेंगे, जिस तरह से चर्चाएं तेजी से चल रही है, उपचुनाव सामने है, मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज है, क्या आप माने कि इस हफ्ते में कुछ दिखाई देगा, यानी जुलाई की फर्स्ट वीक में तो दिखाई दे ही देगा? जी बिल्कुल, इस महीने के आखिरी तक और जुलाई के फर्स्ट हफ्ते तक जो उम्मीद जताई जा रही, तो यहाँ पर जरूर दिखेगा, मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा, क्योंकि लंबे समय से अब कहीं न कहीं हिला हवाली चल रही, लेट हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो नाराज नेता हैं उनको मनाएगी और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है तो उसके पहले सारे नेताओं को पार्टी मनाना चाहती है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मंत्रिमंडल के जो विस्तार में कहीं न कहीं देरी हो रही है, तो वही देखने को मिल रही है। और ये सारी नाराजगी जब मिट जाएंगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तुरंत हो जाएगा। क्या माना जाए, जो सिंधिया समर्थक लोग हैं वो तो शामिल होंगे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि कुछ पुराने लोगों को लेकर कहीं दिक्कत खड़ी हो रही? जी बिल्कुल, पुराने नेताओं को लेकर के दिक्कतें चल रही, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने विधायक हैं और उसके अलावा जो सिंधिया समर्थक आए हैं, तो उनमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में मंत्री बनने की अपने आप में होड़ लगी हुई है। तो आपस में गुपचुप तरीके से सारे विधायक बैठकें करते जा रहे हैं, लगातार देरी होना भी कहीं ना कहीं उनके धैर्य का बांध अब फूटता जा रहा है। तो ये सारी नाराजगियों को खत्म कर करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और वो चीजें अब लगातार प्रोसीजर देखने को मिल रही है। 2-3 राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठकें कर रहे हैं, इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही, तो ये अब कहीं ना कहीं इस बात से के संकेत। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद एक बार फिर तेज देखने में मिल रही है, लेकिन यह विस्तार अभी नहीं होगा क्योंकि माननीय राज्यपाल जी अभी अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नए राज्यपाल के रूप में, प्रभारी राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आ सकती है, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा। पर दूसरी तरफ से अब चिंता की लकीरें दिखने लगी, क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बेसब्री अब ज्यादा नहीं, वो बेसब्र रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और इसीलिए इंदल सिंह कंसाना के घर बैठक भी हुई, बैठक में कुछ लोग पहुंचे और सवाल यही था कि आखिर कब हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जैसी चर्चाएं हैं। लेकिन राजनीति में इस तरह की अटकलें चलती रहती है। अटकलों के बीच अब ये जरूर कहा जा सकता है कि उपचुनाव पर भी नजर है और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नजर आ रही है। फिर भी इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर कवायद। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।